नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डियर आर्यसर पे। कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे आप लोग। थोड़ी सी व्यस्तता होने के कारण वीडियो नहीं बन पा रही है अभी, हालांकि कंटिन्यू करने का प्रयास हम कर रहे हैं। आपको कंटिन्यू मिलेगी अब वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि गुप्त शासक जो थे कैसे भारत पे पूरे साम्राज्य का निर्माण किया था और पूरे भारतवर्ष में अपना जो शासन व्यवस्था कायम की थी। आज उसी के दरमियान हम लोग पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश की पुष्यभूति वंश का उदय कैसे हुआ। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो गुप्त काल में ही जो हुन थे, हुनों का आक्रमण होना शुरू हो गया था। और उस टाइम पे क्या हुआ कि गुप्त जो शासक थे वो अंतिम रूप से इतने ज़्यादा कमज़ोर थे कि उनकी शासन व्यवस्था समाप्त हो गई। और यही कारण था कि गुप्त वंश के समाप्त होने के बाद और हुनों का जो आक्रमण था उसके दरमियान हुआ क्या कि एक जो ठोस या हम लोग बोले कि पूर्ण रूप से शक्तिशाली जो राजा थे या राज्य व्यवस्था या साम्राज्य की बात करें, वो भारतवर्ष से समाप्त हो चुका था। और इसी कारण क्या हुआ कि छोटे छोटे बहुत सारे राज्यों का उदय हुआ। इसी में ये पुष्यभूति वंश भी जो इनका उदय हुआ, जैसा कि हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे वंशों का उदय हुआ। अपने यहाँ पे देखें थोड़ा सा कौन कौन राज्य उस टाइम पे ज्यादा ये हुए थे। जैसे अभी हम लोग अगर पुष्यभूति वंश की बात करें तो ये हरियाणा के जो अंबाला जगह है, यहाँ पे अंबाला क्षेत्र है, वहां पे थानेश्वर एक जो उसकी राजधानी हुआ करती थी। तो यहाँ पे पुष्यभूति वंश की स्थापना होती है, क्योंकि आपको यहाँ से आपको पता है कि जो हुनों का आक्रमण इसी रास्ते से हमेशा हुआ करता था, क्योंकि यह स्थल मार्ग थे। यह हमने पिछले वीडियो में बता चुके थे हम, क्योंकि यहाँ से हिमालय वाले क्षेत्र से आ नहीं सकते, ये सारे समुद्री मार्ग थे, तो इधर से आने का कोई चांस ही नहीं था। ये जो आपका यूपी और बिहार दोनों सम्मिलित रूप से हैं, तो उस टाइम पे यूपी बिहार था नहीं, क्योंकि आपको भी पता है 36 के बाद 1936 के बाद ये उड़ीसा से अलग हुआ था। और अभी जो है 2000 ईस्वी में क्या हुआ, झारखंड से भी अलग हुआ था। तो उस टाइम पे सॉरी, ये यूपी बिहार वाला जो क्षेत्र था, इसको हम लोग कनौज बोलते थे। दोस्तों यहाँ पे ना लगा, कनौज बोलते थे, जहाँ पे मौखरी वंश था। मौखरी वंश की बात करें तो यहाँ के जो राजा थे ग्रह वर्मा थे, जो बिहार और यूपी के सम्मिलित भूभाग था। और यहाँ अगर हम लोग बात करें, ये असम वाला पोर्शन है दोस्तों, ये असम का। तो ये असम को कामरूप बोला जाता था हमेशा से, तो ये प्राचीन नाम है इसका कामरूप। तो वहाँ भी एक व्यवस्था थी। आगे हम लोग ये बंगाल वाला पोर्शन की बात करें दोस्तों, ये वाला पूरा, तो बंगाल में गौड़ वंश का शासन था और वहां के सबसे प्रतापी राजा शशांक हुआ करते थे। आगे हम लोग देखेंगे ये एमपी वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। तो एमपी वाले हिस्सा में जिसको हम लोग मालवा बोलते थे, और मालवा में देवगुप्त जो थे वहां के प्रमुख शासक थे। तो दोस्तों ये भी थोड़ा आपको बताते चले कि देवगुप्त और ये शशांक जो थे परम मित्र थे, यानी कि मित्र थे, ये दोनों परम मित्र थे। अब हम लोग देखेंगे चालुक्य वंश, जो कि साउथ वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है आपको। पुलकेशिन II की बात करेंगे तो ये सब छोटे छोटे राज्य जो है उस टाइम पे उभर कर सामने आने लगे, और इस तरह से हुआ बहुत सारे राज्यों का उदय हुआ। आज उसी राज्य में हम लोग पुष्यभूति वंश भी हम लोग पढ़ेंगे, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पुष्यभूति वंश की स्थापना और उसकी राजधानी वगैरह ये सब कहाँ थी। तो अभी हम लोग करेंगे, गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया और हुनों के आक्रमण के बाद कई छोटे राज्यों का उदय हुआ। तो पश्चिम भाग में जो दोस्तों अभी हम लोग देखे हैं अंबाला वाला जो क्षेत्र था, तो यहाँ पे हर्षवर्धन लिखा गया है, क्योंकि हर्षवर्धन उस टाइम पे बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिन्होंने 1606 ईस्वी में लगभग शासन व्यवस्था संभाली थी। अगर स्रोत की बात करें दोस्तों, तो इसका पता कैसे चलता है कि कौन से जो राजा थे या शासक थे वो किस टाइम पे शासन किए,
कब क्या की, वो तो दोस्तों आपको बताते चले, क्योंकि यहाँ पे मुगलों का शासन हुआ और अरबों का शासन हुआ, तुर्कों का शासन हुआ। तो ये सब क्या हुआ कि हमारे भारतवर्ष को और भारतवर्ष के जो भी इतिहास थे उनको लूट लिए और उनको जला दिए, उनको फाड़ दिए, उनको यहाँ से ले गए। 1400 या 900 पुस्तकें एक बार में जलाई गई और यहाँ से ले जाई गई। तो इससे ये हुआ कि हमारे इतिहास की जो स्रोत थे, हमारे इतिहास के जो स्रोत थे वो विलुप्त हो गए। तो मेन क्या हुआ कि जो भी शासक के टाइम पे जो यात्री बाहर से आए थे या राजदूत बनकर आए थे या ऐसे घूमने या धार्मिक प्रचार करने के दृष्टिकोण से आए थे, जो भारत में रहे, और भारत में रहने के जस्ट बाद हुआ क्या कि वे यहाँ पे अपना एक पुस्तक लिखे, यहाँ के राज व्यवस्था के बारे में लिखे, यहाँ के सामाजिक व्यवस्था के बारे में लिखे। उन्हीं सभी से आज की डेट में जानकारी मिलती है। अगर दोस्तों हम लोग बात करें शिव पुराण की बात करें या जितनी भी पुराण की बात करें, वो सभी क्या है, एक जो है इतिहास है। और उस इतिहास को क्या हुआ कि ये जितने भी मुस्लिम शासक हुआ करते थे ये सभी जला दिए, नष्ट कर दिए, जिससे हमारे इतिहास की जो जानकारी है वो हमारी अपने से नहीं मिलती है। हमें अपने इतिहास की जानकारी दूसरे के ग्रंथों से मिलती है। तो दोस्तों ये भी बताते चले कि दूसरों की ग्रंथों से लिखती है तो मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है और अपना स्वार्थ उस पुस्तक में जरूर लिखता है। तो दोस्तों अभी भी हमें क्या है कि हिस्ट्री अलग तरीके से पढ़ाया जाता था और ये भी नहीं पढ़ाया जाता था कि मुख्य रूप से हुआ क्या था। इस तरह से कह सकते हैं कि तोड़ मरोड़ कर जो आज की डेट में हिस्ट्री को पढ़ाया जाता है। हालांकि ये हमारा सिलेबस है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, इस पर हम लोग बहस कर नहीं सकते, तो इसलिए अभी थोड़ा सा हम इसी को देखेंगे। तो स्रोत की बात करें हम लोग दोस्तों, तो वान भट्ट उस टाइम पे जो है पुष्यभूति वंश के टाइम पे एक बहुत ही अच्छे लेखक हुआ करते थे। तो उन्होंने हर्षचरित की रचना की और कादम्बरी की रचना की। तो दोस्तों वान भट्ट की दो कृतियां थी, जो हर्षचरित और कादम्बरी। इसमें पुष्यभूति वंश की चर्चा देखने को मिलती है और इसमें जितने भी शासक हुए उन सभी की चर्चा देखने को मिलती है। और आगे हम लोग देखते हैं वेनसोंग की बात करें तो वेनसोंग जो है हर्षवर्धन के टाइम पे भारत आया था। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि वेनसोंग किसके समकालीन थे। तो दोस्तों ह से वेन आ गया और ह से हर्षवर्धन आया। इनकी पुस्तक थी CU की। उन्होंने CU की पुस्तक में जो है चीनी यात्री थे और उन्होंने अपनी पुस्तक में यहाँ की जो भी राज्य व्यवस्था, युद्ध की चर्चा, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सभी की चर्चा उन्होंने की थी। पुलकेशिन II जो है एक एहोल अभिलेख लिखवाया था। एहोल अभिलेख जो लिखवाया था उसमें मुख्य रूप से जो हर्षवर्धन और पुलकेशिन II के युद्धों की चर्चा है और हर्षवर्धन यानी कि पुष्यभूति वंश की चर्चा है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये चालुक्य वंश है, पुलकेशिन, और यहाँ पे क्या हुआ कि एक नदी था, नदी के किनारे ये लोग लड़ते थे। तो इसमें कहा जाता है कि पुलकेशिन II ने हर्ष को हराया था। तो इसमें अधिकतर केस में देखा गया है कि इन दोनों की ही चर्चा इसमें देखने को मिलती है। कल्हण की राज तरंगिणी से भी इस बात की चर्चा हमें देखने को मिलती है। और यहाँ के प्रमुख शासक की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले संस्थापक की बात करें तो पुष्यभूति जो है इनके संस्थापक हुआ किए। उसके बाद इनकी राजधानी थी जो थानेश्वर थी। अभी हमने बताया दोस्तों अंबाला का एक क्षेत्र था थानेश्वर, यहाँ इसकी राजधानी थी। आगे देखेंगे इसके प्रमुख जो शासक यानी कि सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो प्रभाकर वर्धन था। तो प्रभाकर वर्धन के बारे में कहा जाता है कि ये इतने प्रतापी राजा थे कि उन्होंने हुनों को पराजित किया और यहाँ से खदेड़ कर भगाया। यहाँ तक कि प्रभाकर वर्धन के नाम से भी ह्यून थे वो कांपते थे और उनका नाम लेना नहीं चाहते थे। यही कारण था कि ये बहुत ही प्रतापी राजाओं में से एक थी। और इनकी पत्नी जो थी, इनका विवाह यशोमती से हुआ था और इनकी पत्नी थी और इनके 3 संतानें थी। एक था राज्यवर्धन,
एक अगर हम लोग बात करें तो राज्यवर्धन थे, दूसरा हर्षवर्धन थे और एक पुत्री थी जिसका नाम राजश्री था। तो यहीं से कहानी शुरू होती है और इस चीज को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। दोस्तों ये है हमारा थानेश्वर जो अंबाला पुष्यभूति वंश है और यहाँ पे कनौज वंश है दोस्तों। तो यहाँ से क्या हुआ कि राजश्री यहाँ थी, राजश्री यहाँ थी, इसकी बेटी थी प्रभाकर वर्धन की, और कनौज के जो राजा थे ग्रह वर्मा, इन दोनों की क्या होती है, शादी हो जाती है, ग्रह वर्मा की शादी हो जाती है। यानी कि जो पुष्यभूति वंश जो कि अंबाला और कनौज के बीच में जो मौखरी वंश था उनके बीच में शादी हो जाती है। लेकिन मालवा शासक जो कि एमपी का जो शासक था देवगुप्त, उन्होंने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। तो इनको थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों। ये देवगुप्त थे और इसने क्या किया, इसके जस्ट बगल में इन दोनों का बॉर्डर पड़ता था, तो यहाँ से दोनों की लड़ाई हुई और ग्रह वर्मा की हत्या कर दी देवगुप्त ने। तो देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। इससे यह क्या हुआ कि यहाँ जो राजवर्धन थे, राजवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया, राजवर्धन ने देवगुप्त को मारा। तो देवगुप्त का जो मित्र था शशांक, इसने क्या किया, धोखे से राजवर्धन को मार दिया। तो धोखे से जब मारा 606 ईस्वी में एडी में, तो 606 एडी में जो शशांक ने धोखे से राजवर्धन को मार दिया, उस टाइम पे हर्षवर्धन की जो आयु थी वो मात्र 16 साल थी। हर्षवर्धन की जो आयु थी मात्र 16 वर्ष थी। यानी कि देवगुप्ता ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को क्या किया, बंदी बना लिया। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी और शशांक ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। तो यह चलता रहा। तो यहाँ से हर्षवर्धन की बात करें तो इनका जन्म 590 एडी में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की आयु में ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है कि उन्हें मजबूरन राजा बनना पड़ता है, क्योंकि 16 साल के जो बालक थे उनको अभी के डेट में हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक में पढ़ता है और मैट्रिक में पढ़ने के बाद उतना बुद्धि विवेक भी नहीं होता है कि कुछ कर सके। लेकिन एक राजा का बेटा, उनकी सारी शिक्षा दीक्षा राजघराने में होती है, इसलिए उनका माहौल भी राज परिवार टाइप का ही होता है। तो 16 साल की आयु में जो हर्षवर्धन है पुष्यभूति वंश के शासक बने और वो राजगद्दी पर बैठे। इनसे ये हुआ कि उनके पास 3 चुनौतियां थी। एक चुनौती यह था कि पहला तो इनकी जो बहन थी राजश्री, उनको यहाँ क्योंकि ये बंदी बना लिया था, पहला चुनौती थी राजश्री को बंदी जो बनाया था उससे उनको छुड़ाना। दूसरा था उनका अपना राज्य, क्योंकि इनका भाई भी मर चुका था राज्यवर्धन, तो इनका राज्य भी अपने सुचारू चलाना। तीसरा था यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था यानी कि राजतंत्र थी, यानी कि अपने बहन का जो साम्राज्य था उसे भी सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि सुरक्षित रहना। तो 3 चुनौतियां यह 16 साल में ही लेकर राजगद्दी पर बैठे थे। हालांकि 606 एडी में राजा बना। इनको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हर्षवर्धन को किस नाम से जाना जाता था, तो ये हम लोग शिलादित्य के नाम से इनको जाना जाता था। बाद में हर्ष ने क्या किया, शशांक को पराजित किया और शशांक की हत्या कर दी। हालांकि इसकी जानकारी हमें उतना डिटेल में नहीं मिलता है। फिर क्या हुआ कि कनौज को जीता उन्होंने और अपनी बहन को कैद से छुड़ाया। कनौज को अपनी राजधानी बनाया, यानी कि पूरे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये अंबाला से होकर लेकर ये पूरे व्यवस्था को उन्होंने अपने पुष्यभूति वंश में कर लिया और कनौज को ही अपनी राजधानी के रूप में बनाया था उन्होंने। उसी टाइम पे वेनसोंग आए, जो जिसकी चर्चा अभी जस्ट हम लोग दोस्तों किया है हमने। वेनसोंग भी आया था उस टाइम पे और इन्होंने नाटक भी लिखा था, जो प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, ये सभी इनकी कृतियां थी हर्षवर्धन के। इनको कहा जाता है कि अंतिम हिंदू शासक हुआ करते थे। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अंतिम हिंदू शासक कौन थे, तो इनको हर्षवर्धन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कनौज में विभिन्न धर्मों के लिए
बहुत सारी सभाएं की और विभिन्न धर्मों के लोग वहाँ पे आते थे और उनकी सभाएं होती थी। सभी अपना विचार विमर्श रखते थे। हालांकि उनकी एक सबसे बड़ी जो कहा जाता है प्रयास जो था, वो हर 5 साल में प्रयाग में जो संगम था वहाँ पे एक आयोजन होती थी, समारोह हुआ था जिसे हम लोग महामोक्ष परिषद कहा जाता था। वहाँ पे आयोजन किया जाता था और इनमें बहुत सारे संगोष्ठी हुआ करते थे, बहुत सारे में सारे धर्म के गुरु भी आया करते थे। तो इस तरह से बहुत ही जो तेजस्वी और प्रतापी राजाओं में हर्षवर्धन का नाम जाना जाता है। हालांकि भले ही प्रभाकर वर्धन ने पुष्यभूति वंश का जो पहले क्या किया, इनके पिता पहले क्या हुआ, प्रतापी राजाओं में से एक हुआ करते थे। पुष्यभूति ने इसकी स्थापना की, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस जो नाम आज के डेट में देखने को मिलता है, पूरे इतिहास में देखने को मिलता है, वह हर्षवर्धन का आता है। तो आशा करते हैं आपको यह चित्र के माध्यम से और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे समझ में आया होगा। नमस्कार।